नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हो इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इस बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। पूरी दुनिया का माहौल जिस तरह से लग रहा है, ट्रंप साहब आए थे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि बिल्कुल अब सारे युद्ध रुक जाएंगे, हफ्ते भर में फला जगह रुक जाएगा, 15 दिन में यहां रुक जाएगा, गजा में रुक जाएगा, रूस में रुक जाएगा। सारा शोर हो रहा था, लेकिन अभी उनके 100 दिन बीते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक मुश्किल जगह पर पहुंच गई है जहां से कुछ भी हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। रूस पहले ही धमकी दे चुका है। जब अमेरिका ट्रंप ने कहा था कि कोई बुरी चीज हो सकती है, तो वहां के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ एक ही बुरी चीज का पता है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। ये सीधे सीधे धमकी थी। और अभी यूक्रेन ने जिस तरह से हमला किया है रशिया के ऊपर, जिसमें उसके कई सारे फाइटर जेट उड़ा दिए गए हैं, जिसमें उसके कई सारे जो बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, उनको साइबेरिया वगैरह में जो उसके एयर बेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद तो बड़ा डर यह है कि क्या रशिया पलट के जो हमला करेगा वो विश्व युद्ध को शुरू करने वाला हमला हो सकता है। बात बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर सारी दुनिया की स्थितियों को उठाकर देखें तो यह डर सामने दिखाई देता है। आप ईरान के साथ देखिए, ईरान के साथ अमेरिका की लगातार बातचीत चल रही है। पहले खबर यह आई कि अमेरिका ने जो फाइनल प्रपोजल भेजा है उसमें ईरान से कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट आपको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई कि यूरेनियम एनरिचमेंट तो हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे। और यह आया कि अमेरिका से जो प्रपोजल आया है उस प्रपोजल को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इरना में भी छपा, बाकी सारी जगहों पर भी छपा। उसके बाद कल बराक डेविड ने अपडेट किया एक्सियोस पर कि अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है उसमें जीरो का नहीं है, जीरो एनरिचमेंट का मामला नहीं है, 3 से 5% तक के एनरिचमेंट का मामला है, जिसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन घरेलू जो ऊर्जा वगैरह की जरूरत होती है उस पर जरूर किया जा सकता है। अभी तक इसको लेके कहीं से कंफर्मेशन नहीं आया है और इजराइल के अखबार ये छाप रहे हैं कि ट्रंप का कहना है कि नहीं, 0% एनरिचमेंट पर ही बात बनेगी। अब अगर ये 0% एनरिचमेंट पर अमेरिका टिकता है, अड़ता है, जैसा कि इजराइल चाहता है, इजराइल लगातार यही चाहता है कि अमेरिका 0% पर टिके और किसी भी तरह से यह डील टूट जाए। इस डील के टूटने का बहुत साफ मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ऐसा लग रहा था कि समझौता हो जाएगा, वो समझौता अगर नहीं होता है, ये डील टूटती है, तो इसका बहुत साफ मतलब है कि वहां पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई के लिए रास्ता खुल जाएगा। इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट इस लड़ाई में फंस सकता है। हमास वाला मामला आप देख लीजिए, 4 दिन पहले ही भाई लोग खुश हो रहे थे और कह रहे थे नहीं, समझौता हो गया, ट्रंप किसी भी क्षण घोषणा करने वाले हैं, ये वो सारी बातें चल रही थी। मैंने एक दिन रुक के वीडियो किया था सारा कुछ देखने के बाद और मैंने आपसे कहा था कि समझौता इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स थे हमास उसको स्वीकार करेगा, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगा था। और अब यह खबर आ गई कि हमास ने दोबारा से कहा है अमेरिका से कि ये मांगे इसमें और है और आप अपनी गारंटी को और मजबूत कीजिए। जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि जंग रोकी जाएगी पूरी तरह से 2 महीने के बाद। ये मैं आपको बता चुका हूं और मैं बार बार कहता रहा हूं कि इजराइल सीज फायर चाहता ही नहीं है। इजराइल के अखबारों में सीज फायर की बात छपती ही नहीं है, हमेशा उसको होस्टेज डील कहा जाता है। यानी होस्टेज किसी तरह से वापस आ जाएं, बदले में हम कुछ छोड़ देंगे फलस्तीनियों को जिनको हमने अपनी जेलों में रखा है। लेकिन सीज फायर यानी पूरी तरह से जंग रुकेगी, ये बात इजराइल ने आज तक अपनी तरफ से नहीं कहा है। तो उस समझौते का क्या मतलब रह जाएगा जिसमें 2 महीने बाद फिर जंग शुरू हो सकती है और इजराइल जरूर जंग शुरू करेगा। पिछली बार भी जो सीज फायर हुआ था 2 महीने के अंदर उसने तोड़ दिया था और जंग फिर से शुरू कर दी थी। और जंग क्या, अटैक शुरू कर दिया था। जंग तो तब होता है जब दोनों तरफ से होता है। अब जब ये अटैक करेंगे तो उधर से भी होगा। आज की ही खबर है, सारे इजरायली अखबारों में है कि 3 लोग मारे गए हैं, आईडीएफ के 3 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के अखबार ऐसे खबर करते हैं, वाईटी न्यूज़ वगैरह तो देखिए अगर, तो कि 3 लोगों का मारा जाना क्लियर कर दिया है इजराइल ने, इनकी खबर छापने की इजाजत दे दी है। यानी जाहिर सी बात है कि मरने वालों की संख्या 3 से ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि टैंक जो था उसको उड़ा दिया गया एंटी टैंक मिसाइल से, तो जाहिर है टैंक में जितने लोग होंगे मारे गए होंगे। लेकिन अभी इजराइल 3 लोगों के मारे जाने की खबर बता रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि जमीनी हमला जब भी होगा, जब भी टैंक
टैंक घुसेंगे तो कुछ ना कुछ इजराइल का भी नुकसान होगा, पहले भी हुआ है, अब भी होगा। तो जाहिर है कि इसको जंग जैसे हालात का जामा इंटरनेशनल मीडिया पहनाता है कि उधर से भी मारे जा रहे हैं, इधर से भी मारे जा रहे हैं, लेकिन गजा में जो हो रहा है उसकी तुलना 3 IDF के आर्मी वालों के मारे जाने से नहीं होगा। आप सोचिए, खबर यह है कि जो इमदाद बांटी जा रही है, अमेरिका जो इमदाद बांट रहा है इजराइल की सहायता से, एक हफ्ते के अंदर इमदाद लेने आए 50 लोग मारे जा चुके हैं। आपने तकरीबन 3 महीने लोगों को कोई इमदाद पहुंचने नहीं दी, खाने की पीने की हर चीज की कमी हो गई। इमदाद पहुंची तो जरूरत से कम। अब जाहिर है कि जहां से आप इमदाद बांट रहे हैं वहां भीड़ लग जाएगी। तरीका तो यह होता कि अलग अलग जगहों पर इमदाद बांटी जाती, जहां लोग रह रहे हैं वहां पर जाके छोटे छोटे इलाकों में बांट कर और इमदाद बांटी जाती कि भाई कहीं 50,000 लोग होते, कहीं 20,000 होते, कहीं 10,000 होते तो कायदे से इमदाद बढ़ जाती। लेकिन यहां तो भीख की तरह बांटना है, एक जगह खड़ा कर दिया, वहीं सबकी लाइन लगनी है। भूखे लोग कहां तक लाइन लगाएंगे, तो वहां थोड़ी बहुत भगदड़ हो रही है, और जब भगदड़ हो रही है तो गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। यानी बम गिरे तो लोग मरे, गोलियां चले तब लोग मरे, बुलडोजर चले तब लोग मरे, और इमदाद लेने जाएं तो भी लोग मरे। ये चल रहा है गजा के अंदर। अब इसको जंग आप कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड है, और अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है। ये चेहरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर दर्शक रहे हैं तो इस चेहरे को पहचानते होंगे। ये मैथ्यू मिलर का चेहरा है, जो बाइडेन के समय में प्रवक्ता हुआ करता था। और जो बाइडेन के समय कई बार सवाल पूछा गया कि क्या इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, और इस आदमी ने कहा कि नहीं, हम उसको वॉर क्राइम नहीं मानते हैं। अब जब कुर्सी पर नहीं है तो यह इंटरव्यू देता है और कहता है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो जाहिरा तौर पर वॉर क्राइम है। गद्दी से उतरते ही वॉर क्राइम दिखने लगा, जब तक गद्दी पर बैठा था तब तक इसको वॉर क्राइम नहीं दिख रहा था। अमेरिका का एक एक नेता, एक एक बंदा जानता है कि इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है। इजराइल वहां पर कोई भी जो मॉडर्न जंग के नियम हैं, जो कानून बनाए गए, जो मोरालिटीज बनाई गई, उनमें से किसी का पालन नहीं कर रहा है। बच्चों, औरतों, शहरियों और आम लोगों को लगातार मार रहा है। आप सोचिए, वहां एक हॉस्पिटल था आखिरी बचा हुआ, जो डायलिसिस की सुविधा देता था। आप लोग जानते हैं किडनी जिनकी फेल हो जाती है, डायलिसिस कराई जाती है। उस हॉस्पिटल को खत्म कर दिया गया, उस हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया गया। अब आप बताइए, जहां डायलिसिस दी जाती है उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया। जहां कैंसर का इलाज हो सकता है उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया। बच्चों का जहां इलाज होता था उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया। कोई ऐसा हॉस्पिटल बचा नहीं है जहां पर एक आध बार इजराइल ने हमले ना किए हों। ये अगर वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? वार के समय तो रेड क्रॉस को बाकायदा अनुमति दी जाती है कि वो अपने टेंट और कैंप लगाए और जिसमें घायल सैनिकों और घायल लोगों की मदद कर सके, उनका इलाज कर सके। और यहां तो जो हॉस्पिटल पहले से हैं, जो इलाज कर सकते हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। मैथ्यू मिलर अकेला नहीं है, मैंने कहा ना, पूरा अमेरिका जानता है, जानता ट्रंप भी है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है ये भी आप जानते हैं, इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, अच्छा खासा सीज फायर का प्रपोजल तैयार हो गया था, लेकिन इजराइल ने कहा कि नहीं, हम जंग रोकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका ने तुरंत वो प्रपोजल बदल के हमास से कहा, अब तुम इस पे साइन करो। धमकियां दी कि अगर नहीं साइन करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, जब आपको धमकी ही देनी है तो फिर समझौता किस बात का? जब आपको इजराइल के मन की ही करनी है तो समझौता किस बात का? आपकी गारंटी जिसने 90,000 टन से ज्यादा हथियार पहुंचाए हों फलस्तीनियों के मारे जाने के लिए, फलस्तीनियों पर हमले के लिए, उस पर फलस्तीनी किस तरह से भरोसा कर लें कि वो जो गारंटी दे रहा है उस गारंटी को निभाएगा? इजिप्ट पे कैसे भरोसा कर लें? कतर पे कैसे भरोसा कर लें, जहां से बेंजामिन नेतन्याहू को पैसा मिला है? तो जाहिर सी बात है कि गजा के अंदर भी फिलहाल अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सीज फायर कोई आज या कल में हो जाएगा। तो वहां किसी सीज फायर की उम्मीद नहीं लग रही अभी फिलहाल, वहां किसी समझौते की उम्मीद नहीं लग रही। ईरान और अमेरिका के बीच में एक्सियस की रिपोर्ट अगर सही है, अगर 3 से 5% यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत मिल जाती है, तब तो शायद ईरान समझौता करे। अगर नहीं होता है ऐसा, अगर अमेरिका इस जिद पर अड़ता है कि नहीं 0% एनरिचमेंट होगा, तो ईरान भी समझौता नहीं करेगा और इजराइल को बहाना मिल जाएगा, उसका रास्ता खुल जाएगा कि वो ईरान के साथ एक नई जंग शुरू कर दे। तो यहां भी शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। रशिया और यूक्रेन के बीच में तो किसी भी तरह की शांति की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही। यूक्रेन ने जो हमला किया है उसको रशिया के अखबारों में पर्ल हार्बर मोमेंट कहा जा रहा है। पर्ल हार्बर से जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से परिचित हैं वो जानते हैं कि जापान ने
अमेरिकन जो फ्लीट थी उसके ऊपर पर्ल हार्बर में हमला किया था और उसके बाद ही अमेरिका इस जंग में सीधे कूद गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। और उसके बाद ही दरअसल ये वर्ल्ड वार बनी थी। उसके पहले तो यूरोप के अंदर ही वार चल रही थी मेनली। लेकिन एक बार अमेरिका के ऊपर हमला हो गया, अमेरिका इस जंग में उतर गया। उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है कि आखिर में उसने 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान उसके बाद ही जंग में हार मानकर किनारे हुआ था और जंग रुकी थी। अब पर्ल हार्बर मोमेंट अगर कह रहे हैं कि यह रशिया का अपना पर्ल हार्बर मोमेंट है, यूक्रेन द्वारा इतने सारे ड्रोन गिराए जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि रशिया अब इस जंग को खत्म करने नहीं, एस्केलेट करने की तरफ जाएगा। इस्तांबुल में जो मीटिंग चल रही थी, एर्दोगान वो मीटिंग करा रहे थे। उस मीटिंग में कुल मिलाजुलाकर 1 घंटे बात हुई और 1 घंटे में अगर कोई इतनी बड़ी मीटिंग खत्म हो जाती है, इसका मतलब यह है कि उससे कोई नतीजा नहीं निकला है। किसी सीज फायर की बात नहीं हुई। 2 या 3 दिन के सीज फायर का मामला है जिसमें केवल बीमार और घायल जो प्रिजनर ऑफ वार हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, या तो यूक्रेन के सैनिक जिनको रशिया ने गिरफ्तार किया है या रशियन सैनिक जिनको यूक्रेन ने गिरफ्तार किया है, उनके एक्सचेंज का मामला है। इसके आगे कुछ नहीं। रशिया में अभी खामोशी है। जिस तरह के वीडियोस आए हैं, पुतिन के चेहरे पर काफी सीरियसनेस देखी जाती है। पुतिन, जिन लोगों को पता है, केजीबी के डायरेक्टर रहे हैं और अच्छी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, ये भी जानते हैं कि ये यूक्रेन का हमला नहीं है, ये बेसिकली अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के सपोर्टर्स का हमला है, जिनकी ताकत पर यूक्रेन ने यह हमला किया है। और इसीलिए अब तैयारी वो कर रहे हैं एक बड़े हमले की। ये बड़ा हमला कब, कहां, कैसे होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह जंग को रोकने वाला नहीं, बढ़ाने वाला होगा। यूक्रेन ने कहा है कि आगे अगर हमले होंगे तो हम भी पलट के हमले करेंगे। तो ये हमले बढ़ते जाएंगे। और याद रखिए कि रशिया ने बहुत साफ कहा है कि अगर एक लिमिट क्रॉस होती है तो एटॉमिक हथियारों का उपयोग करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉरहेड्स किसी के पास हैं तो वो रशिया के पास हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा संयोग होता है, जो मैं क्या दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, कि ये वार एटॉमिक वार में बदलती है, तो फिर रह क्या जाएगा? असल में दिक्कत यह है कि चाइना, रशिया, ईरान बातें तो करते हैं और ठीक है, इनके बीच में कोऑपरेशन भी बहुत है, हथियार वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन साझा जंग जैसी इनकी अभी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है। इनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि इनमें से किसी पर हमला हो तो बाकी 2 मुल्क अपने आप जंग में आ जाएं। जबकि नाटो की जो व्यवस्था है, नाटो कंट्रीज में किसी एक कंट्री पर अगर हमला होता है तो वो सारी नाटो कंट्रीज पर हमला माना जाता है। यूरोप के ज्यादातर मुल्क नाटो के मेंबर हैं, अमेरिका है और साथ में टर्की और कनाडा जैसे मुल्क भी हैं। और यूक्रेन में अगर आप ट्रंप के आने के पहले देखें तो अमेरिका बाइडेन के समय खुल के सपोर्ट कर रहा था। यूरोप और अमेरिका दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। और तमाम धमकियां आ रही थी, जर्मनी से धमकी आ रही थी, कभी कहीं से धमकी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन की तरफ से ये मुल्क भी हमला कर सकते हैं। ट्रंप के आने के बाद ये जरूर हुआ है कि अब अमेरिका अपने किसी हमले की धमकी नहीं दे रहा, लेकिन पिछली बार जो बयान आया है ट्रंप का, उसमें धमकी है इस बात की कि हम भी इस जंग में हिस्सा ले सकते हैं। बुरा हो सकता है तो वो बुरा कौन करेगा? अमेरिका ही कर सकता है, उसके ही पास सबसे मजबूत हथियार हैं। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया बड़ा हमला करता है, जिसकी पूरी उम्मीद है, और उसके बाद यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ आते हैं, तो बहुत सीधा सा मामला है कि ये जंग 2 मुल्कों की नहीं रह जाएगी, इसमें 1 से ज़्यादा मुल्क शामिल हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा उठाकर अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, समझौता नहीं होता है, तो मिडिल ईस्ट अपने आप शामिल हो गया। चाइना इस मौके का फायदा उठाना चाहेगा ताइवान पर कब्जे के लिए। और ताइवान पर कब्जे के लिए अगर चाइना कोशिश करता है तो अमेरिका 100% ताइवान के समर्थन में आएगा, क्योंकि ताइवान उसका अकेला बेस बचा हुआ है उस इलाके में। अब इन सब चीजों के तार जोड़ के देखिए तो एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मानवता के सामने, ह्यूमैनिटी के सामने साफ दिखाई देता है। मैंने ह्यूमैनिटी क्यों कहा? मैंने यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया या मिडिल ईस्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो 3rd वर्ल्ड वार होगा, ये ह्यूमैनिटी के लिए बेहद खतरनाक होगा। ये अगर हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि सारी दुनिया में तबाही होगी। दरअसल 2nd वर्ल्ड वार के समय या उसके बाद जो यूएन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, वो बनाया ही इसीलिए गया था कि आगे कोई जंग ना हो। लेकिन वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया जिस पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा रहा। फलस्तीन के साथ लगातार जो हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसमें यूएन का रोल भी है, अमेरिका और यूरोप का रोल तो है ही। ऐसे ही दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों में हुआ है। अमेरिका ने जिसको चाहा है आतंकवादी घोषित किया। आप सोचिए,
जोलानी कल तक आतंकवादी था, आज वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आज वहां पर सब कुछ होना शुरू हो गया, सारे लोग जानने शुरू हो गए, वो कोट टाई पहनने लगा। साउथ अफ्रीका में जब संघर्ष चल रहा था तो साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, अफ्रीकन कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, इन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया था। तो जो अमेरिका के खिलाफ होता है या जहां अमेरिका का हित पूरा नहीं हो रहा होता है, वो आतंकवादी हो जाता है। इसीलिए हिजबुल्लाह, हूथी और हमास सब आतंकवादी हैं। लेकिन उसी हूथी से जब खतरा पहुंचना शुरू होता है तो हूथी के साथ अमेरिका समझौता कर लेता है इजराइल को किनारे करके, और हूथी अभी भी लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। कल भी बहुत सारे ड्रोन इजराइल के ऊपर आए हैं और सिग्नल्स और लाइट्स बजी हैं, परेशान हुए हैं लोग, भाग भाग के सुरक्षित कैंप्स में गए हैं। तो शांति तो तभी हो सकती थी जब न्याय मिलता। जब तक हक नहीं मिलेगा दुनिया में, तब तक शांति नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में शांति तभी हो सकती है जब फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए। अदरवाइज कभी शांति नहीं होगी। आपको लगेगा शांति हो गई है, कल फिर कुछ हो जाएगा और मामला भड़क जाएगा। ऐसे ही पूरी दुनिया का मामला है। सैंक्शन लगा लगा के आप ईरान को, रशिया को, चाइना को, सब कुछ देख लिया आपने, कुछ नहीं कर पाए। तरीका तो यही है कि बराबरी में बैठ के बात कीजिए, लेकिन वो आप करेंगे नहीं, अपनी दादागिरी करेंगे, और नतीजा ये होगा कि दुनिया अगर इस जंग की तरफ जाती है तो ये सारी दुनिया के लिए तबाही से भरा होगा। अपनी लालच में कुछ एक मुल्क सारी दुनिया को इस तबाही में झोंकने के लिए तैयार लगते हैं। ये बेहद दर्दनाक बात है। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात हो, इसीलिए मैं चाहता हूं ईरान अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए, वहां पर भी गजा में भी वार रुक जाए, गजा पर हमला रुक जाए, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो। और रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल इतना क्लियर है कि ट्रंप के दबाव में न रशिया न यूक्रेन कोई समझौता करने वाला नहीं है। ये अभी के हालात हैं। उम्मीद की किरण बहुत मध्यम नजर आती है। दुआ कीजिए कि ऐसी कोई भी आलमी जंग ना हो जिसमें इंसानियत की भारी तबाही हो। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।